हेलो एंड वेलकम टू एलाइट कैम्प। आज के इस वीडियो के अंदर हम जेई एडवांस के पी वाई क्यूज को डिस्कस करने वाले हैं जीओसी में जो पूछे गए हैं फ्रॉम ईयर 2016 टू 2025। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग दैट आई विल बी मेकिंग द होल सीरीज ऑफ जेई एडवांस पी वाई क्यूज ऑफ ऑल द केमिस्ट्री चैप्टर्स। सो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए ताकि मैं ऐसे ही और वीडियोस आप तक लेके आ पाऊँ और आप एग्जाम को 17 मई का जो एग्जाम है उसको आप फोड़ पाओ। शुरुआत करते हैं केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन जो जेई एडवांस 2025 में पूछा गया है। तो आई विल बी राइटिंग ओनली जेई 2025 में जेई लिखूंगा और ईयर लिख रहा हूँ, तो उसका मतलब एडवांस के अंदर ही पूछा गया क्योंकि एडवांस की सीरीज है यार, इतना तो हम लोग समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। इसको अगर हम देखें, consider the depicted hydrogen in the hydrocarbon given below. The most acidic hydrogen is, इफ यू नो द कंसेप्ट बिहाइंड द एसिडिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल, तो हमको आइडिया होता है कि सबसे पहले हम यहाँ से H प्लस निकालेंगे, H प्लस निकालेंगे एंड वी विल बी ऑल्सो रिलीजिंग H प्लस फ्रॉम हियर। आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन कि यार यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा, यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा और यहाँ नेगेटिव चार्ज यानी कि कार्बन आयन का फॉर्मेशन होगा। अब हमको करना क्या है, कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होता है अल्टीमेटली हमारे एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ और एसिडिक नेचर इज आल्सो मोर। तो हम लोग ऐसा करते हैं, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी चेक कर लेते हैं, वी विल गेट द आंसर। कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल, एसिडिटी उतनी ज्यादा स्टेबल। तो यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं क्या, देखो ये जो जैसे यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, दिस पर्टिकुलर कार्बोनाइन फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज 3 डिग्री कार्बोनाइन, ओके, एंड दिस कार्बोनाइन विल गो इनटू द रेजोनेंस, ऐसे करके वो रेजोनेंस इधर भी जा सकता है और ऐसे करके वो इधर जाएगा, तो रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है, मान ले हमने ये बात मान ली, ओके। लेकिन अगर हम एक तरीके से यहाँ पे देख रहे हैं तो ये जो रेजोनेंस है इसके अंदर केवल 4 5 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं रिंग के, ठीक है, तो ये एरोमेटिसिटी जनरेट नहीं कर पा रहा। और एक 3 डिग्री कार्बोनाइन भी है। बी की तरफ चलते हैं, दिस इज 1 डिग्री कार्बोनाइन। और दूसरी कमाल की चीज ये है, अगर इस कार्बोनाइन को मैं रेजोनेट करता हूँ, रेजोनेंस शो करता हूँ, डिलोकलाइज करता हूँ, तो व्हाट विल हैपन, देयर विल बी नेगेटिव चार्ज ऑन द रिंग। एंड इफ यू तीसरी आंख खोलो अपनी, तो तीसरी आंख अगर हम खोलते हैं तो आपको ये दिखेगा, इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल जो आपको छुपा हुआ दिख रहा है, दिस इज सीपी, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल एनाइन, एंड यू नो दैट दिस इज एरोमेटिक। अगर किसी कंपाउंड में एरोमेटिसिटी होती है तो क्या वो सबसे ज्यादा स्टेबल नहीं हो जाता, वो बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाता है। लेकिन क्या इसके अलावा भी कोई और दूसरे फैक्टर्स इन्वॉल्व में, उनकी तरफ भी हम लेके चल सकते हैं एक बार। सो दिस इज ऑल्सो 3 डिग्री कार्बन, ठीक है, एंड दिस इज ऑल्सो 1 डिग्री। लेकिन इस 1 डिग्री के रेजोनेंस रेजोनेंस से होगा क्या, आपको यहाँ पे नेगेटिव चार्ज मिल रहा है, लेकिन वो नेगेटिव चार्ज केवल 4 पाई इलेक्ट्रॉन जनरेट कर पाएगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन जनरेट नहीं कर पा रहा है ना, डिलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन। दैट इज व्हाई इट कैन नॉट बी एरोमेटिक। तो अपन सिंपली क्या टिक कर सकते हैं, बड़ा सिंपल सा आंसर हम टिक करेंगे कि बी इज मोर स्टेबल, या मोर स्टेबल कॉन्जुगेट बेस, इट मींस मोर एसिडिक, ओके। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ, एक बार खुद ट्राई करो उसको। इसमें भी क्या है, एसिडिटी के अराउंड ही क्वेश्चन पूछा गया है। एसिडिटी के अराउंड अगर क्वेश्चन है तो उसका अप्रोच बड़ा सिंपल सा है। क्या करना है, सबसे पहले H प्लस को निकालना है, सबसे पहले H प्लस को निकाला, नेगेटिव चार्ज जनरेट किया, H प्लस को निकाला, नेगेटिव चार्ज जनरेट किया, H प्लस को निकाला, यहाँ से भी H प्लस को निकाला, CH3 माइनस Cb बना दिया, H प्लस को निकाला, एसिटिलीन का कार्बोनाइन बना दिया H प्लस निकालने के बाद। अब कुछ ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। हमारा जो पहला ऑप्शन है वो ये कह रहा है क्या, एसिडिटी ऑफ द कंपाउंड फर्स्ट इज ड्यू टू डीलोकलाइजेशन इन द कॉन्जुगेट बेस, है ना। जो एसिडिटी है वो कॉन्जुगेट बेस जो बन रहा है वो कहीं ना कहीं क्या करेगा, इस तरीके से डीलोकलाइज होगा, इस रिंग के अंदर भी हो जाएगा, इस रिंग में भी हो जाएगा, एंड दिस विल बी ऑल्सो डीलोकलाइज इन दिस फिनाइल रिंग एज वेल। सो डीलोकलाइजेशन की वजह से एक तरीके से वो क्या है, वो एसिडिक नेचर शो कर रहा है कंपाउंड। ऑप्शन टू की तरफ चलते हैं, यानी ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट सही है। ऑप्शन बी की तरफ देखें अगर हम, द conjugate base of compound 4 is aromatic, conjugate base of compound 4 is aromatic। अभी हम लोगों ने बात करी थी इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की, यार यही तो दिख रहा है हमको, Cp तो दिख रहा है, और Cp तो कैसा होता है, एरोमेटिक, बिकॉज इसके अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन वाला जो मॉलिक्यूल होगा क्या वो एरोमेटिक नहीं होगा,
बाकी दूसरे फैक्टर्स भी इसके अंदर इन्वॉल्व है, साइक्लिक है, प्लेनर है, सारे के सारे कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड। आप कहें सर कार्बन कैसे हो गया? अरे वो रेजोनेंस भी तो कर रहा है, वो डिलोकलाइज भी हो रहा है, और उसकी वजह से एरोमेटिसिटी आ रही है, तो दैट इज वाई इट विल बी हैविंग द sp2 हाइब्रिडाइजेशन। जनरली कार्बन जैसे CH3 माइनस का बोलोगे वो बात सही होता है, लेकिन यहाँ पे इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है दैट इज sp2। ओके, यानी ऑप्शन बी भी सही है यहाँ पे। एक चीज अगर मैं ऑप्शन सी की तरफ देखता हूँ, कंपाउंड सेकंड बिकम्स मोर एसिडिक व्हेन इट हैज अ NO2 सब्स्टिट्यूएंट। मतलब अगर हम बेंजीन के ऊपर एक NO2 लगा देते हैं, अगर मैं बेंजीन के ऊपर NO2 लगा देता हूँ, मान लो यहाँ पे मैंने NO2 लगा दिया और मेरा यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो क्या इसकी एसिडिटी बढ़ नहीं जाएगी? सर बढ़ेगी, बिकॉज NO2 क्या करता है, रिंग पे -m लगाता है, और -m जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एसिडिटी। इट मींस एसिडिक नेचर बढ़ गया, यानी ऑप्शन थर्ड इज आल्सो करेक्ट। चलिए ऑप्शन फोर की तरफ एक बार देखा जाए। ऑप्शन फोर क्या कह रहा है? ऑप्शन फोर ये कह रहा है द एसिडिटी ऑफ द कंपाउंड फॉलोज द ऑर्डर। अगर कहीं मॉलिक्यूल एरोमेटिक है, H प्लस के निकलने से अगर मॉलिक्यूल एरोमेटिक बन जाता है, तो वो क्या एरोमेटिक वाला मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा स्टेबल नहीं होगा, कॉन्जुगेट बेस सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। इट मींस इसने जो फर्स्ट मॉलिक्यूल को रख दिया है वो रेजोनेंस के बेसिस पे है। लेकिन जब हम एरोमेटिक कैरेक्टर की बात करते हैं, वो स्टेबिलिटी में सबसे डोमिनेंट फैक्टर बन जाता है, रेजोनेंस तो काफी बाद में आता है। एरोमेटिसिटी वाला फैक्टर सबसे पहले कंसिडर करना पड़ेगा। यानी एसिडिटी का जो ऑर्डर होगा वो बेसिकली हम लोग ऐसा करते हैं, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी चेक कर लेते हैं। कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी जो होगा फोर्थ, फोर्थ के बाद में फर्स्ट आ गया, और फिर हम लोग इसमें अगर सेकंड, थर्ड और फिफ्थ में कंपेयर करेंगे तो क्या होगा? सेकंड के अंदर हम बात कर सकते हैं इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल, जैसे हम लोग यहाँ पे बात करेंगे यार sp2 टाइप का है, ठीक है। ये जो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल है, ये CH3 माइनस जो है दैट विल बी लाइक sp3, ठीक है, और ये हमारा हो गया sp टाइप का, तो उसको हम परसेंट एस कैरेक्टर के बेसिस पे देख सकते हैं। और हम ये जानते हैं परसेंट एस कैरेक्टर जो है, परसेंट एस कैरेक्टर कार्बेनाइन की या कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी के क्या होता है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंट एस कैरेक्टर। यानी अगर मैं स्टेबिलिटी चेक करूंगा तो सबसे ज्यादा होगी sp वाले की, sp के बाद sp2 वाले की, एंड देन sp3 कार्बन एटम की या कार्बोनाइन की। तो उस बेस पे अगर मैं अरेंज करूंगा तो फोर्थ आया सबसे ज्यादा, फिर फर्स्ट आया। इन इन तीनों में अपन क्या करेंगे, सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ में ऑन द बेस ऑफ दी परसेंटेज करेक्ट, यानी फिफ्थ आ जाएगा, फिफ्थ के बाद में सेकंड आ जाएगा, एंड देन थर्ड। दिस इज हाउ वी कैन अरेंज। इट मीन जो ऑर्डर दे रखा है वो गलत, यानी हमारा जो आंसर है, दिस इज MSQ टाइप क्वेश्चन, तो आंसर इसका होगा A, B एंड C। ये तीनों ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यस, इसको एक बार खुद ट्राई करने की कोशिश करो। इसमें क्या बोला गया है, एक तो बेसिसिटी के अराउंड बात करी गई है, एक पीकेबी डिफरेंस के अराउंड बात करी है, एंड रेजोनेंस इफेक्ट के बारे में बात करी है, और स्टेरिक इफेक्ट जो सर इफेक्ट जनरली लगता है उसके बारे में बात करें, ठीक है। तो अगर मैं चारों कंपाउंड को एक बार नजर घुमा के देखता हूँ तो यू कैन सी ये एनिलीन है। ये एनिलीन के ऊपर क्या किया, दोनों हाइड्रोजन को हटा करके हमने दो प्लस आई वाले ग्रुप या प्लस एच वाले ग्रुप एक तरीके से लगा दिए, प्लस आई अपन जनरली यहाँ पे देख। तो और इसके अंदर क्या हो रहा है, NH2 एनिलीन है, उसके ऊपर आपने 2, 4 एंड 6 पोजीशन पर -m वाले ग्रुप यानी NO2 अटैच कर दिए हैं। लेकिन अगर मैं फोर्थ मॉलिक्यूल की तरफ देखूं तो वो एनिलीन का मिथाइल डाई मिथाइल डेरिवेटिव है, साथ में 246 पे क्या है, NO2 है। तो क्या यहाँ पे हम लोग सर इफेक्ट की बात कर सकते हैं, स्टेरिक इनिवेशन इन रेजोनेंस की बात कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम यहाँ बेसिसिटी की बात करेंगे तो सर इफेक्ट को क्या बोल दिया जाएगा, स्टेरिक इनिवेशन इन प्रोटोनेशन, ठीक है। ये हम एक तरीके से बात कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। ओवरऑल बेसिसिटी कैसे देखी जाएगी, बिकॉज सर इफेक्ट लग गया तो हम लोग देखेंगे क्या। जैसे सबसे पहले देखो एनिलीन है एक, तो एक हमारे पास में डाइमिथाइल एनिलीन है, तो बेसिसिटी तो सबसे ज्यादा होगी सेकंड की, फिर फर्स्ट की। सर फोर्थ वाला क्यों नहीं हो सकता, उसमें तो सर SiP लग रहा है, बिकॉज NO2 भी तो साथ में अटैच्ड है, उनका -m नहीं लगेगा, तो दैट इज भाई वो क्या करेंगे, बेसिसिटी को डिक्रीज कर देंगे, है ना। तो सेकंड, फर्स्ट, और उसके बाद हम लोग थर्ड एंड फोर्थ के अंदर क्या होगा, SiP इसमें लग रहा है, तो फोर्थ आएगा, एंड देन
थर्ड आ जाएगा। तो दिस इज हाउ द ऑर्डर विल बी। आप अब कहेंगे सर आपने थर्ड और फोर्थ में कैसे कंपेयर किया, तो होता क्या है, बिकॉज ऑफ द सर इफेक्ट और द एसआईपी, जो ये जो नाइट्रोजन है दैट गोज आउट ऑफ द प्लेन, और अगर ये आउट ऑफ द प्लेन चला जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। अगर बात करता हूँ इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल सी की या थर्ड की, उसमें क्या होगा, सर इफेक्ट काम नहीं कर सकता, यहाँ पे सर इफेक्ट नहीं लगता है, तो ये जो लोन पेयर दैट विल बी अवेलेबल, मोर अवेलेबल इन कंपैरिजन विद फोर्थ कंपाउंड। ठीक है, तो वहां पे रेजोनेंस करेगा, और रेजोनेंस करेगा तो ये बाहर देने के लिए या डोनेट करने के लिए अवेलेबल कम होगा। ओके, दैट इज वाई मैंने ऐसा अरेंज किया। इट मींस इसमें तो उसने सेकंड के बाद फर्स्ट लिया वो सही है, लेकिन थर्ड और फोर्थ में गड़बड़ मार दिया, इट मींस ये गलत ऑप्शन हो गया। अगर मैं पीकेबी डिफरेंस की बात करता हूँ ना, तो अगर मैं एनिलीन और डाइमेथाइल एनिलीन के अंदर देखूंगा तो प्लस आई या इंडक्टिव इफेक्ट बहुत ज्यादा डोमिनेंट फैक्टर नहीं होता। लेकिन अगर मैं थर्ड और फोर्थ कंपाउंड के अंदर बेसिसिटी का डिफरेंस या पीकेबी डिफरेंस की बात करता हूं, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, वो बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। पीकेबी डिफरेंस यहाँ पे क्या होगा, वेरी हाई देखने को मिलेगा, बिकॉज एक में साइड इफेक्ट काम करेगा, इसमें करेगा, इसमें काम नहीं कर पाएगा। उस बेसिस पे हम लोग, इसने उल्टा बोल दिया कि पीकेबी डिफरेंस इन बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड इज मोर देन दी थर्ड एंड फोर्थ। इट मींस ये ऑप्शन गलत है। अगर मैं रेजोनेंस इफेक्ट की बात करता हूँ, जैसे मैंने अभी बोला, थर्ड कंपाउंड के अंदर रेजोनेंस कंपैरेटिवली ज्यादा है, बिकॉज यहाँ सर इफेक्ट काम नहीं कर रहा है। सर इफेक्ट में ये जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन इज गोइंग दी आउट ऑफ द प्लेन, अवेलेबल नहीं है। अगर मैं थर्ड कंपाउंड की बात करूं, उसमें क्या होगा, अवेलेबल होगा, मींस रेजोनेंस ज्यादा है। स्टेरिक इफेक्ट मेक्स कंपाउंड फोर मोर बेसिक, वही मैंने बोला है, देखो अरेंज करके भी दिखाया मैंने, फोर्थ इज मोर बेसिक देन दी थर्ड। वही ऑप्शन है यहाँ पर, हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन सी एंड डी आर करेक्ट इन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ऑप्शन सी एंड डी आर करेक्ट। क्या आपने भी यही आंसर लगाया है? चलिए ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, विच हैव बीन आस्क्ड इन जेई 2019। इस क्वेश्चन के अंदर हो क्या रहा है, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम हैज बीन आस्क्ड इन जेई 2019। अगर इस प्रॉब्लम को आप अच्छे से समझें, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, देखो जितने भी क्वेश्चन हमने जेई एडवांस के अंदर देखे हैं अभी तक, एसिडिटी एंड बेसिडिटी के पूछे जा रहे हैं, तो एसिडिटी एंड बेसिडिटी कंसेप्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें भी क्या पूछ रहा है, एसिडिक स्ट्रेंथ, लेकिन किसकी पूछी है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स की। देखो इसमें करना क्या है, सबसे पहले H प्लस को बाहर निकालो, नेगेटिव चार्ज आया, H प्लस को बाहर निकाला, नेगेटिव चार्ज आया, H प्लस को बाहर निकाला, ठीक है, नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ, H प्लस को बाहर निकाला और नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ। ठीक है, ये काम हम लोग बड़े ही सिंपली तरीके से कर सकते हैं। अब हमको करना क्या है, देखो अब जो चीज कॉमन है सभी के अंदर, सीड वाला माइनस तो कॉमन है, ये वाला पार्ट तो सभी के अंदर कॉमन आपको दिखेगा, लेकिन जो डिफरेंस डिफरेंट है उसकी तरफ अपन को अप्रोच करनी पड़ेगी। ठीक है, ये जो कार्बन है दैट इज sp हाइब्रिडाइज्ड, ये कैसा है ना, sp हाइब्रिडाइजेशन होगा इसका। इस कंपाउंड की बात करते हैं, इसमें कैसा हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। इस कंपाउंड की बात करें, कार्बन तो sp2 वाला है, लेकिन वहां परसेंटेज करेक्टर की बात नहीं करके हम लोग थोड़ा रेजोनेंस की तरफ बात करेंगे। यानी कि जो पीएच रिंग है, फिनाइल रिंग इन जनरल क्या करती है, दैट अप्लाई दी प्लस टाइम इफेक्ट इन विद रेस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल, दिस पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप, प्लस एम लगेगा, साथ में इसका प्लस आई भी लगेगा, लेकिन वो प्लस आई कंपैरेटिवली कम होता है। तो ओवरऑल डोमिनेंट इफेक्ट तो कौन सा हमारा, प्लस एम है। तो ओवरऑल इफेक्ट यहाँ पे, सॉरी सॉरी, एक तो प्लस एम इसका काम करेगा, एक माइनस आई काम करता है। ठीक है, तो ओवरऑल इफेक्ट आता है इसका प्लस आई वाला। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, कार्बन sp3 वाला है, तो उसका इफेक्ट काम करेगा प्लस आई, और ये प्लस आई कंपैरेटिवली इस फिनाइल रिंग के प्लस आई से क्या होगा, ज्यादा होगा। अब हम सिंपली अप्रोच कर सकते हैं, हम लोग ये जानते हैं, सबसे पहले हम अप्रोच करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ दी, इसमें और कोई अप्रोच लगा नहीं, हाँ, इसको तो हम परसेंटेज करेक्टर बेसिस पे कर सकते हैं। हम लोग कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं या फिर एनाइन की स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो उस बेसिस पे जो कंपाउंड फर्स्ट होगा, अभी मैंने बात करी थी कार कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी जो होती है, वो परसेंटेज करेक्टर में sp वाले का परसेंटेज करेक्टर सबसे ज्यादा, sp2 वाले का, फिर sp3 वाले का, तो उस बेस पे देख लो। तो कंपाउंड फर्स्ट और कंपाउंड सेकंड में किसकी ज्यादा होगी, फर्स्ट वाले की, बिकॉज मोर परसेंटेज करेक्टर। फिर कंपाउंड सेकंड, फिर अपन बात कर सकते हैं
ऑन द बेस ऑफ द प्लस आई, इसका प्लस आई कम है, इसका प्लस आई ज्यादा है, और प्लस आई क्या करता है, एसिडिटी को बढ़ाता है घटाता है, एसिडिटी को क्या करता है कंपैरेटिवली, प्लस आई जो है, जितना ज्यादा प्लस आई उतना ही कम एसिडिक नेचर, इट मींस जितना कम प्लस आई उतना ज्यादा एसिडिक नेचर, इट मींस कंपाउंड थर्ड आएगा एंड देन कंपाउंड फोर्थ आएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, यानी ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट होगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, ये जो क्वेश्चन है थोड़ा ध्यान से करना। देखो, बड़ा ही फेमस मॉलिक्यूल है साइक्लोऑक्टेटेट्राईन। ये जो मॉलिक्यूल है कैसा होता है, इसमें 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन थोड़ा ध्यान से, अगर आपको केवल 8 पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं तो थोड़ा सा गड़बड़ आप लोगों ने कर दी है। 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स के अंदर अलावा इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के अंदर एक और भी चीज होती है जो कि है टब शेप, इसकी होती है टब शेप, और टब शेप की वजह से हम लोग ये कहेंगे कि ये नॉन प्लेनर है। और अगर कोई मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर हो गया तो मैं उसको फिर एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक तो कह ही नहीं सकता, इट मींस ये बाय डिफॉल्ट कैसा हो गया, नॉन एरोमेटिक हो गया। चलते हैं नेक्स्ट कुछ नेक्स्ट मॉलिक्यूल की तरफ। दिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल अगर हम बात करें तो ये कितने इलेक्ट्रॉन्स रख रहा है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। हम लोग एरोमेटिक कैरेक्टर की बात करें, एरोमेटिक कंपाउंड की, तो ये तो एंटी एरोमेटिक हो गया। इसकी बात करते हैं तो इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, और बाकी जितनी भी जो चीजें होती है, साइक्लिक, प्लेनर, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, दे आर आल्सो फॉलोइंग, तो इट मींस ये एरोमेटिक हो गया। यहाँ बात करते हो तो आपको sp3 कार्बन दिखेंगे, और साथ ही साथ में 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स भी है, तो ये नॉन एरोमेटिक के कैरेक्टर की तरफ जाएगा। दिस इज द ट्रोपाइलियम कार्बोकेटाइन, और ट्रोपाइलियम कार्बोकेटाइन जो होता है 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये कैसा होता है, एरोमेटिक होता है। कंपाउंड सिक्स है ना, कंपाउंड सिक्स की बात करते हैं तो कंपाउंड सिक्स इज ड्यू टू दी 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स दिस विल बिकम एंटी एरोमेटिक, है ना। लेकिन कंपाउंड सीपी की बात करेंगे तो ये एरोमेटिक होता है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर। अब तुमको इस मॉलिक्यूल को थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा, ये मॉलिक्यूल बहुत ध्यान से तुमको समझना पड़ेगा। देखो, जल्दीबाजी में हो सकता है आप लोग क्या कहें कि सर इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के अंदर देखो सर sp3 वाला कार्बन है, sp3 वाला कार्बन, लेकिन अगर आप अपनी तीसरी आंख खोलो, तीसरी आंख भी खोलने की जरूरत नहीं, अगर आप इस मॉलिक्यूल में इस रिंग को देख पा रहे हो क्या, इस रिंग को देख पा रहे हो क्या, हाँ बिल्कुल देख पा रहे हो। तो ये तो कैसी है, एरोमेटिक रिंग है, दूसरी वाली रिंग में एरोमेटिक कैरेक्टर दिए, वो नॉन एरोमेटिक है। जैसे एक रिंग तो एरोमेटिक है, दूसरी वाली नॉन एरोमेटिक है, तो ओवरऑल मॉलिक्यूल कैसा होता है, एरोमेटिक होता है। ध्यान से इसको समझ ले, ठीक है। और ये तो हमारा फिनेंथ्रीन है ना। फिनेंथ्रीन कैसा होता है, दैट इज ऑल्सो एरोमेटिक। तो कितने कंपाउंड यहाँ पे एरोमेटिक हो गए, ये दिस इज इंटीजर प्रॉब्लम। एक, एक, दो, तीन, चार, पांच, इट मीन्स यहाँ पे 5 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो कि एरोमेटिक होंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। दिस वाज दी जेई 2017 प्रॉब्लम। अब चलते हैं बड़े ही मस्त कंपाउंड की तरफ, मस्त कंपैरिजन ऑफ द बेसिसिटी की तरफ। इसमें पूछा जा रहा है ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड, ठीक है। बेसिसिटी का मतलब क्या होता है, बेसिसिटी का मतलब होता है नाइट्रोजन, जो जैसे नाइट्रोजन की वजह से बेसिसिटी आती होगी, ठीक है, आ रही है। इट मींस हम ये कहेंगे कि यार ये जो लॉन पेयर है नाइट्रोजन प्रेजेंट, ये जितना जल्दी हम डोनेट कर पाए उतनी ही ज्यादा क्या होगी, बेसिसिटी होगी। इट मींस बेसिसिटी वहां पे क्या होगी, ज्यादा से ज्यादा होगी, जितना ज्यादा अवेलेबल है लॉन पेयर टू डोनेट, इट मींस बेसिसिटी ज्यादा से ज्यादा होगी। अगर हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर फोर्थ जैसे चारों मॉलिक्यूल को एक बार देख लो, मोर नंबर ऑफ नाइट्रोजन्स इट मींस मोर लॉन पेयर, इट मींस मोर बेसिसिटी, यानी कंपाउंड फोर तो सबसे ज्यादा क्या होगा, बेसिक होगा। कंपाउंड फोर तो सबसे ज्यादा बेसिक होगा, यार एक पेन तो चलिए, चलो दूसरा चेंज करिए। कंपाउंड फोर तो सबसे ज्यादा बेसिक होगा। अगर हम कंपाउंड फोर के अलावा जैसे नेक्स्ट मॉलिक्यूल की तरफ चलते हैं, एक तो ये ऐसा मॉलिक्यूल है जैसे इसमें CH3 लग रहा है, प्लस आई इफेक्ट काम कर रहा है, ठीक है। एक मतलब अब बाकी के 3 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जैसे सेकंड और थर्ड में भी हम आसानी से देख सकते हो, देखो किस तरीके से। अगर आप इस मॉलिक्यूल को थोड़ा घुमा करके देख तो ये एक्चुअली में एक कमाल का मॉलिक्यूल, बहुत मजेदार सा मॉलिक्यूल मुझे दिख रहा है। अगर आप नहीं देख पा रहे अभी दिखेगा, देखो, और फिर तुम्हारी एक तीसरी आंख खुलेगी, यार ये मॉलिक्यूल तो एरोमेटिक है। इट मीन जो इसका लॉन पेयर है वो तो एरोमेटिसिटी जनरेट करने में इन्वॉल्व हो गया, इट मींस बाहर कम अवेलेबल होगा। इट मींस सेकंड और थर्ड में तो किसकी बेसिसिटी ज्यादा है,
किसकी ज्यादा है? सेकंड वाले की, बिकॉज उसमें आप देख सकते हो पाई बॉन्ड है ही नहीं, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे नहीं रिजल्टेंट। और ये जो है ये तो इन्वॉल्व है ही नहीं, ये सर ये डिलोकलाइज कर नहीं सकते, इसको आप डिलोकलाइज कर पाओगे तो ओवरऑल इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन ही डिलोकलाइज हो सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड एक मुझे आइडिया मिल गया, फोर्थ सबसे ज्यादा एसिडिक है, सॉरी फोर्थ सबसे ज्यादा बेसिक है, और सेकंड और थर्ड में सेकंड ज्यादा बेसिक है। अब एक्चुअली में अगर हम देखें यहाँ पे CH3 वाला जो मॉलिक्यूल होगा और रिजल्टेंट क्या करेगा, देखो एक तो हम ऐसा कर सकते हैं, ये तो दोनों ये तो दोनों क्या कर सकते हैं, लोन पे डोनेट कर सकते हैं। अगर अब इस नाइट्रोजन को अगर मैं H+ दे देता हूँ तो वो बन जाएगा NH3 पॉजिटिव, और NH3 पॉजिटिव सॉरी इस नाइट्रोजन को हम लोग, क्योंकि देखो ये लोन पेयर है वो रेजोनेंस के अंदर जा रहा है, इसका लोन पेयर नहीं जा रहा है, इट मींस ये नाइट्रोजन का लोन पेयर इज मोर अवेलेबल टू डोनेट, पहली बात तो वो क्लियर हुई। तो ऐसे जैसे इसको मैं NH2 पॉजिटिव बनाऊंगा, इसका लोन पेयर क्या करेगा, रेजोनेंस करके उसको स्टेबलाइज कर देगा, तो कंपैरेटिवली इसकी स्टेबिलिटी, एक तो ये वाला फैक्टर काम कर गया, साथ ही साथ में इसमें प्लस आई इफेक्ट भी काम कर रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल यहाँ पर हम बात करेंगे फोर्थ होगा, देन फर्स्ट आ जाएगा, देन सेकंड एंड देन थर्ड। सो दिस हाउ वी कैन अरेंज दिस बेसिक ऑर्डर। यानी आंसर क्या हो जाएगा भाई, आंसर तो टिक कर दो जरा। आंसर यहाँ पे होगा फोर्थ, फर्स्ट एंड सेकंड एंड देन थर्ड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज द लास्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा तरीके से करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जल्दीबाजी में गलती करते हैं। करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ द कंपाउंड इज, बेंजोइक एसिड के डेरिवेटिव्स दे रखे, जैसे इसमें सारी चीजें सेम है, बस OH ग्रुप के नंबर या OH ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट है। OH ग्रुप 2 लगे हुए हैं ऑर्थो पोजीशन पर, OH ग्रुप 1 लगा हुआ है, OH ग्रुप 1 मेटा पोजीशन पे लगा हुआ है, OH ग्रुप 1 पैरा पोजीशन पे लगा हुआ है। तो अब क्या करना हम लोगों को यहाँ पर, थोड़ा ध्यान से चलना पड़ेगा, क्योंकि गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड हमारे दिमाग में एक बड़ा एक कमाल का इफेक्ट होता है, जिसकी ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट यहाँ काम नहीं कर पाएगा, बिकॉज OH इज नॉट अ वेरी बल्की ग्रुप, वो थोड़ा छोटा ग्रुप होता है, नन्ना बल्की ग्रुप नहीं होता भाई, नन्ना ग्रुप होता है। ठीक है, और नन्ना ग्रुप क्या करता है, कभी भी सर इफेक्ट या फिर ऑर्थो इफेक्ट नहीं लगाता है। इट मींस यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका सर मान लेते हैं क्या, इसका तो सर जब ऑर्थो इफेक्ट काम नहीं कर रहा, इट मींस इसका लगेगा सर प्लस एम इफेक्ट, इसका भी सर प्लस एम लगेगा, इसका प्लस एम लगेगा सर, इसका माइनस आई लगेगा, और इसका यहाँ पे प्लस एम लगेगा। इट मींस जो ऑर्डर होना चाहिए दैट वुड बेसिकली बिकम, बिकॉज मोर प्लस एम इफेक्ट, मोर प्लस एम, इसमें कम प्लस एम, इसमें फिर हम लोग, बिकॉज ऑर्थो और पैरा में तो क्या लग रहा है, प्लस एम लग रहा है, तो अब हम यहाँ माइनस आई के बेस पे करेंगे, तो यहाँ माइनस आई ज्यादा, यहाँ माइनस आई कम। इट मीन जो ऑर्डर होना चाहिए, यानी थर्ड का सबसे ज्यादा होगा, थर्ड के बाद में सेकंड आ जाएगा। ठीक है, और फिर हम लोग बात करेंगे फोर्थ की। ठीक है, और फिर हम लोग लास्ट में फर्स्ट की बात कर लेंगे, या आपका मन करता है कुछ बच्चों का कि थर्ड के बाद हम से फोर्थ को रख देते हैं, फिर सेकंड को रख देते हैं, लेकिन दोनों ही आंसर क्या है, गलत। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैं मान रहा हूँ प्लस एम इफेक्ट काम करना चाहिए था, लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि देखो कंसेप्ट क्या है, बेसिकली व्हाट इज द कंसेप्ट बिहाइंड द एसिडिक नेचर। हमेशा कंसेप्ट ये होता है, देखो हमेशा कंसेप्ट होता है, मान लो हमारे पास में HA टाइप का एसिड है, वो जब अपना H+ रिलीज करता है तो वो बनाता है A-। ये A- जितना ज्यादा स्टेबल होता है, उतनी ही ज्यादा एसिडिक नेचर होता है इस पर्टिकुलर एसिड का। ये क्या है, कॉन्जुगेट बेस। तो अगर मैं इस अप्रोच को थोड़ा सा घुमा के लगाऊं, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे मैंने H+ निकाला, यहाँ पे बना C+, यहाँ पे भी लगा C+, यहाँ पे भी लगा C+, और यहाँ पे भी लगा C+। तो मॉलिक्यूल कुछ आपको ऐसे दिखने स्टार्ट हो जाएंगे, देखो आपको मॉलिक्यूल कुछ ऐसे विजिबल हो, सी डबल बॉन्ड O इधर रख लेते हैं, यहाँ पे O-। ठीक है, और इधर क्या है हमारा OH है, इधर भी हमारा क्या है OH है। दूसरा मॉलिक्यूल कैसा है, C+O, O-, और यहाँ पे हमारा OH है। ठीक है, थर्ड मॉलिक्यूल क्या है, मेटा पे OH ग्रुप लगा हुआ है, मेटा पे OH ग्रुप लगा हुआ है। अगर मैं फोर्थ मॉलिक्यूल की बात करता हूँ, तो उसके अंदर क्या हो रहा है, C+O, O-, OH। ठीक है,
अब देखो जरा, अब होगा कमाल, बहुत मजा आ जाएगा तुमको समय, बिल्कुल एक नई अप्रोच देखने को मिलेगी और तुम्हारा जो आंसर है बिल्कुल ऐसे यकदम पलट जाएगा, देखना मजा आए। ये जो O माइनस है और ये जो हाइड्रोजन है, क्या वो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर सकते? सोचो, बिल्कुल कर सकते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टेबलाइजिंग फैक्टर होता है, डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर होता है? कोई भी अट्रैक्शन मॉलिक्यूल के लिए हमेशा स्टेबलाइजिंग फैक्टर होता है। इट मींस हम लोग यहाँ पर दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग देख पाएंगे, यहाँ पे एक हाइड्रोजन बॉन्ड देख पाएंगे, और यहाँ आपको नॉर्मल अप्रोच लेके चलना पड़ेगा, माइनस आई एंड प्लस एन। अब अपन का जो आंसर है वो बदल जाएगा। आंसर पहले क्या आ रहा था, पहले जो हमारा आंसर आ रहा था वो सी आएगा या फिर बी आएगा, लेकिन वो दोनों ही गलत है। ठीक है, हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे, देख लो, अरेंज करके देख लो। कॉन्जुगेट विच इज ज्यादा स्टेबल, दो हाइड्रोजन बॉन्ड, इट मीन ज्यादा स्टेबिलिटी। फिर एक हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पे माइनस आई लग रहा है, यहाँ पे प्लस है। माइनस आई स्टेबलाइज करता है कार्बोनाइन को या फिर एनाइन को, या फिर एसिडिक नेचर बढ़ाता है। And third, and then fourth. Any first, second, third, fourth. And this particular question was asked in JEE Advanced 2016. यानी हमारा जो आंसर हो गया यहाँ पे ए का, दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज द फर्स्ट, या ए। समझ में आया? तो आप इस पर्टिकुलर वीडियो को देख कर, यहाँ हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं अभी तक, मैंने उनको इंक्लूड करने की कोशिश करी है, सारे इंक्लूड करें। हो सकता है एक दो क्वेश्चन मिस कर गया हूँ, तो उसको आप कमेंट में डाल सकते हैं। आई विल बी ऑल्सो प्रोवाइडिंग सॉल्यूशन फॉर दैट प्रॉब्लम एज वेल। तो हम एक टेक अवे यहाँ से ले सकते हैं कि यार, जेई एडवांस में जीओसी से जो प्रॉब्लम पूछे जाते हैं वो दो टॉपिक से जनरली देखने को मिलते हैं। एक तो है एसिडिक नेचर और एक है बेसिक नेचर। तो एसिडिक नेचर कैसे काम करता है, बेसिक नेचर कैसे काम करता है, तो आपको एक एक जस्ट जल्दी से मैं एक एक कंसेप्ट बता देता हूँ भाई। जैसे एसिडिक नेचर, सबसे पहले तो आप एच ए नाम का एसिड लोगे, उसको किसमें बदलोगे, एच पॉजिटिव के अंदर, ए माइनस के अंदर। ए माइनस क्या है, कॉन्जुगेट बेस है, ये जितना ज्यादा स्टेबल होगा एसिडिक नेचर उतना ही ज्यादा स्टेबल होता है। कॉन्जुगेट बेस जो है वो कार्बोनाइन है या फिर एनाइन है। इसकी स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करेगी, माइनस एम। ठीक है, माइनस एम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, कॉमा माइनस एच के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, साथ ही साथ में ये माइनस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। दिस विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस एच, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस फाइव। ठीक है। बेसिक नेचर क्या होता है, बेसिक नेचर जनरली हम लोग किसी भी, जैसे कोई भी हमारे पास में जैसे नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल जैसे NH3 टाइप है, उसमें H पॉजिटिव जोड़ते हैं, क्या बनता है, NH4 पॉजिटिव, या फिर कॉन्जुगेट एसिड बनता है। कॉन्जुगेट एसिड जितना ज्यादा स्टेबल होगा, अल्टीमेटली बेसिक नेचर उतना ज्यादा होता है। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो उसको स्टेबलाइज करते हैं, तो बेसिक नेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस एच, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस एम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस एच, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस। साथ ही साथ में आपको आइडिया होना चाहिए सर इफेक्ट क्या होता है, SIP क्या होता है, ऑर्थो इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो अगर आपको इन चीजों का आइडिया है तो आप जीओसी की प्रॉब्लम को कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए, ताकि हम और अच्छा वीडियोज आपके लिए ले पाए, लेके आ पाए। थैंक यू।